आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कौशिक जी, लेकिन पिछले 2 साल में बेतुकंदी का जो स्विच गेट था उसका काम अब तक पूरा नहीं हुआ। कुछ नहीं, सुष्मिता जी का बात का कौन ध्यान देता है। क्या कमी है कि ये चाय बागान बंद होता जा रहा है? और मंगल पांडे जैसे बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार चाहती का 60 साल तक कांग्रेस का शासन रहा देश पर, वो पार्टी 7 साल बाद भी 100 का आंकड़ा नहीं पार करे। और वो नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के एक खास पेशकश काम के बाद रंजन सिंह के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अतिथि हैं बराक भाजपा के हेवीवेट नेता तथा लखीपुर के विधायक कौशिक राय जी। कौशिक राय जी, हमारे खास पेशकश काम के बाद रंजन सिंह के साथ में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम ऐसे तो आज आपसे काफ़ी सारे सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस रहा एक क्लस्टर इंचार्ज के तौर पर, ये परफॉर्मेंस बेहद ही बढ़िया रहा। आपका करीमगंज जो सीट था, असंभव जो सीट था, उसको आपने संभव बनाया। इसके लिए पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हम शुरू करते हैं कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी हमारे जो तृणमूल सांसद हैं सुष्मिता देव जी, कल उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में काफ़ी बातें की। उनमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो भाजपा के विरोध में अपना मत दिए हैं इस बार के चुनाव में, उनको वो दिल से शुक्रिया अदा किया। इस बारे में आपका कुछ प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी सिलचर लोकसभा में बहुत बड़ी जीत मिली है। हम लोग ने देखा है कि पिछले चुनाव में हम लोग को करीब 5 लाख के करीब वोट मिले थे। इस बार 6.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले। लगभग 1,53,000 वोट इस बार पिछले लोकसभा से हमें ज़्यादा मिला है। सुष्मिता देव जी जिस पार्टी के नेतृत्व करती हैं, वो बराक घाटी में उनके पार्टी को सिर्फ 30,000 वोट मिला है। इसलिए उनको मुझे नहीं लगता कि उनको इस भाजपा के बारे में बोलने का कोई अधिकार है कि जिस पार्टी को 30,000 वोट मिला है, वो पार्टी 6.5 लाख से ऊपर में जिसको वोट मिला उसके बारे में वो बोल रही है। इस बार का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव मोदी जी के डेवलपमेंट, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के डेवलपमेंट, बराक घाटी में जिस तरह उन्होंने पिछले 3 साल में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह डेवलपमेंट के काम किया है, उसके ऊपर में ये चुनाव हुआ। और मेरे जिम्मे पार्टी ने जो दायित्व दिया था, सिलचर, करीमगंज और डीफू 3 लोकसभा, जहां पहले भी हम लोग थे, ये तीनों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल किया। और इसका पूरा कृतित्व जो है वो ये तीनों लोकसभा के जो मतदाता है, मतदाताओं का है, पार्टी कार्यकर्ताओं का है, हमारे मुख्यमंत्री जी का है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, प्रधानमंत्री जी की जो करिश्मा है, उसके वजह से ये चुनाव हुए हैं। और इसके लिए हम लोग तीनों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोटों के साथ हम विजय प्राप्त किए हैं। तो उनका और एक कहना था कि बराक घाटी में बेरोजगारी अपने चरम पर है और बराक घाटी में रोजगार के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इस बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, असम सरकार के तरफ से पिछले दिनों 1 लाख नौकरियां दी गई है। इसमें पूरे असम के लोगों को मिला है, बराक घाटी के लोगों को भी इसमें मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के सरकार के समय सुष्मिता देव, उनका परिवार कांग्रेस में था, वो सांसद थी, वो विधायक थी, उनके परिवार में काफ़ी लोग सांसद विधायक थे। कभी ये हम लोग ने देखा नहीं कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह नौकरियां दे रही है, मेरिट के ऊपर में नौकरियां दी जा रही है, उस समय वो कभी किसी ने नहीं देखा था। किसको नौकरी मिलती थी? कांग्रेस के सरकार के समय नौकरी एक व्यापार था। नौकरी मिलने के लिए लोगों को हजार लाखों रुपया देने पड़ते थे। और उस जगह से हटके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 97,000 नौकरी अभी तक हम लोग दिए हैं। और एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ, एक भी किसी ने आरोप नहीं लगाया कि किसी ने 1 रुपया भी उनसे मांगे है। इसलिए सुष्मिता देव का ये जलन है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कैसे नौकरी दे सकती है। जो हमारा जो व्यापार था, कांग्रेस का जो व्यापार था, तृणमूल का जो व्यापार था, इस व्यापार को बंद कर रही है। सुष्मिता देव जी को सिलचर का विकास नहीं नजर आता है, क्योंकि वो सिलचर में रहती नहीं है। उनको जिस शहर ने, जिस जिले ने, जिस राज्य ने उनके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी को यहाँ पे बैठाया,
सत्ता में दिया, शासन व्यवस्था में दिया, निर्वाचित किए, वो अभी इनके साथ नहीं है, वो तृणमूल के साथ में है। वो तृणमूल का जो ममता जी जो बताती हैं कि बराक घाटी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो आके यहाँ पे वो यहाँ बताते रहती है। इसलिए उनको आज के दिन का यहाँ के जो डेवलपमेंट है वो कांग्रेस के जमाने में आज भी रहते हैं, सोच रही है, लेकिन आज बराक घाटी बहुत डेवलपमेंट के विषय में बहुत आगे निकल चुका है, जो उनको नजर नहीं आता। हम लोग सर्वभारतीय जो रिजल्ट है इस बार का, उस पर अगर गौर करें तो सुष्मिता जी का कहना है कि लोगों को ये पता चल गया था कि अगर भाजपा 400 से ज़्यादा सीट पा जाएगी तो संविधान को बदल देगी, इसीलिए लोगों ने भाजपा का वो 400 पार के नारा को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट रखा था कि हमें 400 सीट हम लोगों ने टारगेट हमने लिया कि एनडीए को 400 से हमें 293 सीट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 293 सीट्स मिले। आज जो लोग ये बात कर रहे हैं, आज हमने देखा कि कांग्रेस भी खुशी है कांग्रेस में, जिस पार्टी का 60 साल तक कांग्रेस का शासन रहा देश पर, वो पार्टी 60 साल बाद भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर रही है। और वो उंगली दे रही है किस पार्टी में? वो उंगली दे रही है भाजपा में, जिसके पास 243 जिसके अपने सांसद हमारे जीत के हैं। टूटे पूरा विपक्ष को अगर हम लोग ले लें, इंडी जुट को अगर अलायंस को अगर हम लोग पूरा ले लें, तो इंडी अलायंस को 235 सीट मिले, जिससे भाजपा अकेले ही बहुत ज्यादा है। इसलिए लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को फिर से चुना है। मोदी जी को तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 2 टर्म में मोदी जी एनडीए 1 और एनडीए 2 में जो काम किए, उससे भी बेहतर काम एनडीए 3 में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के लिए, इस देश के गरीब लोगों के लिए, इस देश के युवा लोगों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के पूरे जनता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करेगी। उनका और एक कहना था कि करीमगंज में जो डिलिमिटेशन हुआ, उसके कारण से 2 सीट जो विधायक की सीट हैं 2 कम हो चुके थे। इसका बदला लेना चाहिए था करीमगंज के मतदाताओं को, उनको दिखाना चाहिए था कि गुस्सा जाहिर करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज़ से चूके और भाजपा के प्रत्याशी को जिताकर बहुत बड़ा गलती की, जिसका उन्हें दुख है। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सुष्मिता जी का ये जो बयान है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो करीमगंज की जनता को उन्होंने अपमानित किया है करीमगंज की जनता को। जनता सही गलत का विचार करके वो अपना चुनाव में अपना वोट डालते हैं। और उन्होंने जो कहा है कि करीमगंज के लोगों ने गलती किया है, ये एक अपमानजनक मंतव्य मैं सोचता हूं। और मुझे कहना है कि सुष्मिता जी जो डिलिमिटेशन हुआ था, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट में उनका जो अर्जी था वो खारिज हो चुका। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एजिटेशन किया। सारे पॉलिटिकल पार्टी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, असम सरकार के विरोध में, ईसीआई के अगेंस्ट में इन्होंने यहाँ पे धरने दिए, जुलूस निकाले। लेकिन बराक घाटी के लोगों ने और उनके जो राह थी उस राह में नहीं गए। और बराक घाटी के दोनों सीट जहां डिलिमिटेशन का प्रभाव, और उनका कहना था कि डिलिमिटेशन का प्रभाव है, सिलचर साधारण सीट से ये अनुसूचित सीट बन गया। उनका जो कहना था कि करीमगंज में 2 सीट, करीमगंज लोकसभा में 2 सीट कम गया। ये हम लोगों ने देखा कि करीमगंज जो एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जो दूसरों को आज सहन नहीं हो रहा है। और इसका कारण है कि हिंदू लोगों ने जैसे छप्पर फाड़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, साथ ही साथ करीमगंज के मुस्लिम मतदाता ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और मुस्लिम वोट भी हमारे पक्ष में आए, इसलिए हम लोग करीमगंज जीत पाए। इसलिए ये जो डिलिमिटेशन का ये लोग नेगेटिव प्रचार कर रहे थे, वो कोई नेगेटिव प्रचार नहीं हुआ। ये डिलिमिटेशन का पॉजिटिव इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था। जी, करीमगंज में हर कोई जानता था कि ये कृपानाथ माला जी को जीतना लगभग असंभव है। उसके बावजूद ये असंभव को आप लोगों ने संभव कर दिया। इसके पीछे के क्या राज था, क्या फार्मूला था, क्या टेक्निक आप लोग अपनाए? थोड़ा टेक्निक कुछ अलग कोई टेक्निक नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने सारे लोगों से अपील की थी कि आपको विकास चाहिए या कांग्रेस का जमाना का विनाश चाहिए। सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी के बात का विश्वास किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ, सब लोगों ने उस काम को सराहना की। और हम लोगों ने देखा कि जिस तरह
मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, लोगों ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि करीमगंज लोकसभा में माइनॉरिटी सीट होने के बावजूद भी करीमगंज के माइनॉरिटी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान दिया। और हमें पहले से विश्वास था कि कृपामाला जी वहां से इस बार भी दूसरे बार वो सांसद चुने जाएंगे। और इसके लिए मैं करीमगंज लोकसभा के पूरा मतदाता को मैं धन्यवाद करता हूं, उनको कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो दिन रात परिश्रम करके इसके मतलब असंभव, आपके बात में असंभव को संभव बनाए, इसको इसलिए मैं उनका ट्रेंड था उसे जनता ने नकार दिया है। लेकिन देखा जा रहा है कि करीमगंज में जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर आपके कहने के अनुसार कृपानाथ माला जी को मत दिए हैं। तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको अपना तरफ लाने के लिए ऐसा कुछ आप लोगों ने? कुछ नहीं, सुष्मिता जी का बात का कौन ध्यान देता है? सुष्मिता जी का बात आप बोल रहे हैं, सुष्मिता जी का कौन सुनता है? सुष्मिता जी तो पिछले बार उनको यहाँ पे 4,34,000 वोट मिला था, कांग्रेस में थी। आज जिस पार्टी में, वो जो पुराने पार्टी में थी, उसको भी पहले के चुनाव से प्राय लगभग 50,000 वोट कम मिला। वो नई जो पार्टी में गई है, वो नई पार्टी में जाने के बाद उसमें भी उनको 30,000 वोट मिले। इसलिए सुष्मिता जब आज के दिन में बराक की राजनीति में, असम की राजनीति में एक अप्रासंगिक नाम है, उनका यहाँ पे कोई महत्व नहीं, कोई गुरुत्व नहीं है। उनका जो पुराना पार्टी, उनका जो नया पार्टी, और दोनों का वोट अगर मिला ले तो पिछले बार जो कांग्रेस को मिला था उससे भी कम है। इसलिए सुष्मिता देव का किसी प्रश्न का उत्तर देना मुझे नहीं लगता कि बराक के लिए कोई फायदे का है, कोई जरूरत है। चलिए बात करते हैं सिलचर की। तो सिलचर में बड़े मार्जिन से आपके प्रत्याशी जो हैं जीत हासिल किए हैं, तो उनका जो मार्जिन है उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं या और ज़्यादा का उम्मीद था आप लोगों को? हम लोगों को ये उम्मीद था कि 3 लाख के आसपास मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हम लोग जीतेंगे। और इसका कारण ये था कि पिछले 4 चुनाव 91, 98, 2009 एवं और 2019 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सिलचर सीट हम लोगों ने जीता है। इस बार हमें और हर चुनाव में हम लोग पहले 10,000 से, फिर 20,000 से, फिर 40,000 से हम लोग जीते थे। चौथा चुनाव हम लोग 81,000 के डिफरेंस से जीते थे। ये पहला चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी ने लाख का आंकड़ा पार किया और हमें लगभग 2,70,000 का डिफरेंस मिला है। इसलिए हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हमारा जो वोट था पिछले बार 4,99,501 था और वहां से आज हमारा वोट 6,52,000, लगभग 1,53,000 वोट की भी हमारी वृद्धि हुई है। इसलिए कछार की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो डबल इंजन का सरकार फिर से मिल रहा है असम को, और खास तौर पर हमारे बराक घाटी के जो सैनिक गए हैं यहाँ से, तो उनको साथ लेकर क्या इस बार बराक घाटी के विकास में कुछ काम होगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक ही मंत्र है, विकास, डेवलपमेंट। एक ही मंत्र से हम काम करते हैं। पिछले दिनों भी मोदी जी आने के बाद हमने देखा कि पहले 2014 से पहले की बराक घाटी और 2014 के बाद की बराक घाटी में अब दिन रात का जो फर्क है वो हम लोग देख पा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में भी मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में देश की जो डबल इंजन की सरकार है वो सरकार बराक को बहुत आगे लेके जाएगी। विकास के में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सरकार बहुत आगे। और आज हम लोग भी देख रहे हैं कितनी डेवलपमेंट काम, इतना जो डेवलपमेंट के काम आज के दिन में हो रहे, पहले किसी सरकार के समय ये डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। इसलिए मुझे विश्वास है कि अगले आने वाले 5 साल में परिमल जी के नेतृत्व में, हमारे कृपा जी के नेतृत्व में बराक घाटी अपने जो विकास का जो रास्ता है, विकास के रास्ता को और तेजी लाएगी। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कौशिक जी, लेकिन सिलचर का भी एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है बाढ़। 2022 का बाढ़ जो था वो कोई अभी तक भूला नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल में बेतुकांधी का जो स्विच गेट था उसका काम अब तक पूरा नहीं हुआ। इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? बेतुकांधी में इसका पीछे कोई कारण नहीं। इसका आपको अगर कारण ढूंढना है तो आपको पता लगाना होगा कि इस बार भी बाढ़ आया था और पिछले बार जो बाढ़ आया था, फ्लड जो
फ्लड का जो लेवल था लगभग 2022 के लगभग ही था। लेकिन हमने देखा कि पिछले बार में सिलचर शहर में पानी घुसा, सिलचर शहर को अफेक्ट किया, और इस बार अगर बेतुकांधी में काम नहीं हुआ होता तो हमें सिलचर शहर आज भी बाढ़ के नीचे होता, फ्लड के नीचे होता। सरकार की ओर से जितना काम करने का सरकार कर रही है, कुछ काम बाकी है जिसको मंत्री जी ने भी बोला है कि तुरंत हम लोग उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। और हमने देखा बेतुकांधी आज के दिन में पूरी सुरक्षित है। बेतुकांधी का कोई इफेक्ट इस बार का जो बाढ़ आया उस बाढ़ में सिलचर शहर में या आसपास के इलाके में उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। इसलिए सरकार जिस तरह विकास का काम कर रही है, हमने देखा कि बाढ़ आने का था, पिछले 2022 का बाढ़ हुआ, इसलिए जब बाढ़ का स्थिति सिलचर में हुआ तुरंत जो हमारे मंत्री हैं वाटर रिसोर्स मंत्री उससे तुरंत सिलचर आए और तुरंत सिलचर आके उन्होंने बाढ़ का जायजा लिया, कैसे अगर कोई खामियां है तो उसको कैसे हम ठीक कर सके, उसका भी काम उन्होंने किया। इसलिए सरकार तत्पर है, सरकार सक्रियता के साथ सिलचर के लोगों के साथ, बराक घाटी के लोगों के साथ असम सरकार काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में बाढ़ से राहत मिलेगी, ये इसका हम लोग भरोसा कर सकते हैं? निश्चित तौर पर बेतुकांधी को सुरक्षित करना, साथ साथ जितना डाइक है सारे डाइक को और मजबूत करने का काम सरकार पिछले दिन भी कर रही है। और अभी नया बहुत जगह में जो नदी के वजह से पानी का उफान के वजह से टूटा है, वो एरिया को भी एंटी इरोजन स्कीम के तहत उनको भी काम करने का सरकार ने शुरुआत किया है। आप लोगों की जो 400 पार की नारा थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा खलल आया है, कहीं ठेस लगा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले पंचायत चुनाव जो है बराक घाटी में, इस पंचायत चुनाव में सर्वभारतीय जो रिजल्ट था उसका कुछ असर देखने को मिलेगा या आप लोग उसे संभाल लेंगे? पंचायत चुनाव अपने अपने इलाके में होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे कुछ सीट कमा है हमें कि हम, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार जब थी, 2 टर्म वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, दोनों टर्म हमें इससे कम सीट मिले थे, लेकिन वाजपेयी जी ने एक स्थायी सरकार यहाँ पे दिया था। मोदी जी के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार 2024 से 2029 तक इस देश का सेवा करेगी। जिस तरह मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया, उसी मजबूती के साथ मोदी जी की सरकार आने वाले दिन में भी काम करेगी। असम, जहां तक असम की बात है, असम में पंचायत चुनाव असम में होगा, ये पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य में होने वाला भी नहीं है। असम का जो अगर चुनाव देखें, पिछले बार एनडीए को असम में 9 सीट मिला था, इस बार हमें यहाँ पे 11 सीट मिला है। कांग्रेस का यहाँ उत्साहित होने का कुछ नहीं कि कांग्रेस को पिछले चुनाव में भी 3 सीट मिला, इस बार भी उनको 3 सीट मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी के साथ असम का विकास कर रही है, जिस तेजी के साथ करे, इसका मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमने देखा कि 94 लोकसभा विधानसभा में इस बार हमें लीड मिला है। असम में 126 में 94 विधानसभा में हमें लीड मिला है। भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले विधानसभा या पिछले लोकसभा का प्रदर्शन था उससे बहुत बेहतर हुआ है। पिछले हमारे जो वोट परसेंटेज था, वोट शेयर था, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लगभग 10% के करीब भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए पंचायत का जो चुनाव था 2019 में जो चुनाव हुआ था, उससे भी बहुत शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी अगले पंचायत चुनाव में करने जा रही है। तो इसका मतलब पंचायत चुनाव के लिए असम सरकार पूरा तैयार है? असम सरकार पूरा तैयार है और असम सरकार असेंबली और पार्लियामेंट का डिलिमिटेशन हुआ है, इसलिए पंचायत का भी डिलिमिटेशन होगा, जिसका सरकार ने काम शुरू किया है। पंचायत का डिलिमिटेशन होने कैसा मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में असम में पंचायत चुनाव का काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बराक के रोजगार की बात करें तो चाय बागान बराक के रोजगार में एक अहम रोल अदा करता है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एक के बाद एक चाय बागान बंद होता जा रहा है या बंद होने के कगार में है। चाय श्रमिक के लिए आपकी सरकार बहुत कुछ कर रही है, हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो चाय प्रबंधन है, मालिक हैं, उनके क्या कमी है कि ये चाय बागान बंद होता जा रहा है? सरकार चाय श्रमिक के लिए असम सरकार ने जो काम किया है, हमने देखा किसी सरकार ने उतना काम नहीं किया है। असम में भारतीय जनता पार्टी का सरकार होना 8 साल हुआ
और हमने देखा कि बराक घाटी में चाय मजदूरों की जो मजूरी थी वो 115 रुपया थी। आज 7 साल में उसको डबल करने का काम सरकार ने किया है। 115 की जगह में 113 रुपया की बढ़ोतरी कर 228 रुपया तक पहुंचाने का काम असम के सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। सरकार की पहली कोशिश थी कि चाय मजदूरों को हम लोग कैसे उनको उनके जीवन में सुधार ला सके, कैसे उनको आगे लेके जा सके, ये सरकार की प्रायोरिटी थी और उस दिशा में सरकार ने काम किया। हमने देखा चाय बागान में कांग्रेस के समय शिक्षा में चाय बागान कैसे पीछे था। आज के दिन में पहले 120 और फिर 100 नया हाई स्कूल बनाने का काम सरकार ने किया है कि चाय बागान के जो लोग हैं, चाय बागान के जो बच्चे हैं, उनको हम लोग कैसे शिक्षित कर सके। चाय बागान में स्वास्थ्य की व्यवस्था, चाय बागान में MGNरेगा के तहत उनको अल्टरनेटिव काम देने की व्यवस्था, चाय बागान में PMY देने की व्यवस्था, चाय बागान के लाइन जो चाय बागान में जो लाइन है उनमें पक्की सड़क की व्यवस्था, सारी व्यवस्था असम सरकार ने किया है। अब जहाँ तक के प्रबंधन की बात है, सरकार कोशिश कर रहा है केंद्र सरकार के साथ मिलकर कि उनको भी कैसे थोड़ा मदद किया जा सके ताकि बागान सरवाइव कर सके, बागान को आने वाले दिन में और मजबूती दे सके। हमारे सिलचर में घुंघुर बाईपास में एक मंगल पांडे चौक है, जहाँ पिछले 2-3 साल से वहाँ पे मंगल पांडे की मूर्ति स्थापन करने के लिए काफ़ी लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन आज तक मूर्ति वहाँ पे स्थापित नहीं किया गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे कोई वजह इसमें मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह है, लेकिन आज की सरकार की भावना है कि पब्लिक जो चाहते हैं, पब्लिक की भावना के साथ सरकार काम करती है और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में भी हमारी सरकार अगर लोगों की जो भावना है, भावना के साथ मिलकर वहाँ पे भी काम करेगी। तो आपके हर बात के अनुसार लगा कि एक उम्मीद जग रही है बराक में, हो सकता है रोजगार भी बढ़े आगे जाकर। आपका डबल इंजन का सरकार बहुत कुछ कर सकती है। साथ ही आपने कहा कि चाय बागानों के लिए भी आपकी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कुछ बातचीत कर रही है और मंगल पांडे जैसे बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार चाहती है कि जो जनसाधारण का जो इच्छा है उसी अनुसार से वो काम करे। तो इससे हमें लगता है कि बहुत जल्द मंगल पांडे का मूर्ति भी हम लोग उस चौक पर देख पाएंगे। और साथ ही हमारे तरफ से भी, हमारे चैनल और हमारे सभी श्रोता की तरफ से भी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि डबल इंजन की सरकार मिल रहा है और पहले जैसे आप लोग जनसाधारण के विकास के लिए कार्य करते थे उसी गति से आप लोग आगे भी करें। और आपने हमें हमारे इस कार्यक्रम को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल की तरफ से अगर आप श्रोतागण को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो? इस चैनल को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस चैनल को आप देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे बराक घाटी सहित असम की जो भी खबर है वो खबर को हम लोग प्राप्त कर सकें। इस नए चैनल के इस परिवार को मैं अपना शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।